रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साक्षी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने अपनी हायर एजुकेशन बाहर के देश से पूरी की थी, जिसके बाद आज उसकी शादी उसके पिता की पसंद के लड़के पंकज से हो रही थी। पंकज की फैमिली में उसकी माँ सुधा, बहन रीना और भाई सोहन था। शादी की सारी रस्में करने के बाद साक्षी विदा होकर अपने ससुराल आती है, जहाँ एक दो दिन जब साक्षी नई नई होती है तो कुछ नहीं बोलती, पर अपनी पहली रसोई के समय जब वो खाना बनाती है और उसकी सास चम्मच की जगह हाथ से खाना खाने लगती है, तो ये देखकर साक्षी कहती है, माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? मैंने आपको स्पून मेरा मतलब चम्मच दिया तो है, आप उससे खाइए ना। बहू, ये चम्मच वगैरह से मुझसे नहीं जमता खाना खाना। मैं तो हमेशा से हाथ से ही खाना खाती हूँ। हाँ भाभी, माँ को हाथ से खाना पसंद है। लेकिन हाथों में बहुत सारे जम्स होते हैं, ऐसे हाथ से खाने के चक्कर में वो सारे आपके पेट में जाएंगे और आप बीमार पड़ जाएंगी। बहू, बचपन से आज तक हाथ से ही खाना खाते आ रही हूँ, अब तक तो कोई बीमारी ना भई मुझे, इसलिए अपना ये ज्ञान हमें देना बंद कर। माना तो पढ़ी लिखी है, लेकिन हमारे ऊपर अपनी पढ़ाई का रोब ना दिखा। लेकिन मैं कहाँ। साक्षी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही पंकज उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसको चुप रहने का इशारा करता है और साक्षी भी आगे कुछ नहीं बोलती। कुछ देर में सब खाना खाकर उठ जाते हैं, जिसके बाद पंकज साक्षी से कहता है, साक्षी जी, आप बहुत पढ़ी लिखी और समझदार हैं, लेकिन देखिए मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ा लिखा। बहन और भाई ने भी पढ़ाई छोड़ दी है, तो आप प्लीज उनको ये पढ़े लिखे होने के जैसे तौर तरीके मत दिखाना, वरना उनको बुरा लगेगा कि उनकी नई बहू उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है पंकज जी, मैं तो भले के लिए ही बोल रही थी। साक्षी अपनी शादी के बाद भी पढ़ाई करना नहीं छोड़ती, इसीलिए जब भी उस पर समय होता तो वो कोई नॉवल या किताब पढ़ने लगती। ऐसे ही एक शाम वो हॉल में बैठी एक नॉवेल पढ़ रही थी। तभी वहाँ सुधा की पड़ोसन माला आती है और उससे कहती है, अरे तू सुधा की बहू है ना? जी नमस्ते आंटी जी, आप कौन हैं? किससे मिलना है आपको? मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, जरा अपनी सास को बुला दे। बोलियो माला आई है। जी ठीक है आंटी जी, आप यहीं बैठिए, मैं माँ जी को बुला कर लाती हूँ। साक्षी अपनी नॉवेल की बुक को वहीं टेबल पर रखकर अपनी सास को जाकर बता देती है कि माला आंटी आई है और खुद उन दोनों के लिए चाय बनाने जाती है। कुछ देर में जब वो चाय बनाकर ट्रे में लाती है तो माला और सुधा अपने अपने कप उठा लेती है, लेकिन माला चाय गर्म होने के कारण टेबल पर रखी साक्षी की बुक को उठाती है और अपनी चाय के कप के नीचे रख लेती है। ये देखकर साक्षी कहती है, आंटी जी, जो आपने चाय के कप के नीचे रखी है वो मेरी बुक है, आप उसे मुझे दे दीजिए। मैं आपको छोटी सी प्लेट लाकर दे देती हूँ, उस पर आप चाय रख लेना। अरे बहू, क्या मेहनत करेगी, 5 मिनट का काम है, इसी किताब से काम हो जाएगा। अभी रुक, चाय पीकर दे देती हूँ तुझे तेरी किताब। नहीं आंटी जी, ये बुक की इंसल्ट है। अगर मैं पढ़ी लिखी होकर भी किताब की इज्जत नहीं करूँगी तो मेरी पढ़ाई खराब है। हाँ बहू, हमें पता है तू पढ़ी लिखी है, लेकिन हर जगह ये दिखाना जरूरी है कि तू पढ़ी लिखी है और हम सब गवार हैं। अरे 2 मिनट में तेरी किताब खराब तो नहीं हो जाएगी, लेकिन नहीं, तेरे से रुका नहीं गया। माला, दे दे इसकी किताब, ज्यादा ही पढ़ी लिखी है ना ये। माला साक्षी की किताब दे देती है और साक्षी उदास सा चेहरा लेकर वहाँ से चली जाती है। अपने ससुराल में साक्षी को हर वक्त उसके पढ़े लिखे होने के कारण सुनना पड़ता था, क्योंकि उसके और पंकज के अलावा इस घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। खैर, सुनते सुनते भी साक्षी एडजस्ट कर रही थी और ऐसे ही एक दिन जब उसकी ननद अपनी एक सहेली की बर्थडे पार्टी में जा रही थी तो साक्षी उसको रोकते हुए कहती है, रीना, बुरा मत मानना, लेकिन ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लग रही और बर्थडे पार्टी के हिसाब से बहुत ओवर है, इसलिए अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं एक ड्रेस बताऊं? वैसे भाभी, मुझे आपका टोकना अच्छा नहीं लगा, लेकिन जरूर आप बताओ, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हो, आपको कपड़ों की सेंस मुझसे ज्यादा होगी। ठीक है, आओ मेरे साथ। साक्षी रीना को अपनी एक डिसेंट सी ड्रेस देती है, जिसको पहनने के बाद वो रीना का सिंपल सा मेकअप भी करती है और उसमें वो बहुत सुंदर लगती है। खुद को शीशे में देखकर रीना कहती है, ठीक है भाभी, आपके कहने के अनुसार आज से मैं ऐसे ही जाती हूँ।
अगर मुझे लोगों से तारीफें मिली तो मैं आपके ओपिनियन के हिसाब से ही चलूंगी अब। रीना वहाँ से अपनी सहेली की पार्टी में जाती है जहाँ सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। रीना को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी दोस्त की पार्टी में सब उसकी बातें कर रहे हैं, जिस पर वो घर आकर अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। मुझे पहले लगता था आपको अपनी पढ़ाई का रौब झाड़ना होता है, तभी तो आप हम सबको टोकती हो, लेकिन नहीं, सच में आपको हमारी फिक्र है, इसलिए आप बोलती हो। अब से मुझे कोई भी जरूरी काम होगा ना, आपसे सलाह किए बिना नहीं करूँगी। थैंक यू रीना, मुझे समझने के लिए। साक्षी को अब अपने ससुराल में अच्छा महसूस होने लगा था, क्योंकि उसकी ननद उसे अब समझती थी। लेकिन अपनी बेटी को हर काम के लिए अपनी भाभी से सलाह लेते देखकर सुधा को गुस्सा आता था। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन माला कुछ पेपर्स लेकर आती है और सुधा से कहती है, सुधा, हमारी सोसाइटी में वो एमसीडी का काम शुरू हो रहा है, तो उसी के लिए एक कागज आया है जिसमें लिखा है कि हमें इस काम के चालू करने से कोई दिक्कत नहीं है। सबने साइन कर दिए हैं, ले तू भी कर दे। अच्छा चल ला दे, मैं तो अंगूठा लगाऊंगी। तू तो जानती ही है मुझे कहाँ पढ़ने आता है। हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं स्याही भी लेकर आई हूँ, ले अंगूठा लगा दे जल्दी। माला सुधा को वो कागज देने ही वाली थी कि तभी वहाँ साक्षी आती है और वो माला से पेपर लेकर बोलती है, लाइए आंटी जी, पहले मैं इसे पढ़ लूं, इसमें क्या लिखा है, ताकि माँ जी को बाद में कोई दिक्कत ना हो। बहू, तू ना ज्यादा ही अपना पढ़े लिखे होने की अकड़ मत दिखा यहाँ। कितनी बार बोला है मैंने तुझे, और पूरी सोसाइटी ने साइन किए हैं इस पर, तो क्या सारे पागल हैं? माँ जी, मैं ये नहीं कह रही कि सारे पागल हैं, लेकिन एक बार पढ़ लेना सही है ना। कहीं कल को ये चीज आपके ऊपर ही गलत साबित हो गई तो? तू ज्यादा समझदार मत बन, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। सुधा बिना साक्षी की बात माने उन कागज पर अंगूठा लगा देती है और माला उस कागज को ले जाती है। कुछ दिनों बाद सोसाइटी में काम शुरू होता है, जिस काम के चलते क्रेन मशीन आते जाते कुछ घरों को नुकसान पहुंचा देती है। सुधा का छज्जा भी क्रेन मशीन हिला देती है, जिसके कारण अंदर बैठा सुधा का परिवार एकदम से डर जाता है। और जब सभी बाहर आते हैं तो अपने छज्जे का इतना नुकसान देखकर पंकज कहता है, ये सब आप क्या कर रहे हैं? अरे सारा का सारा छज्जा हिला दिया आपने हमारे घर का, ऐसे काम होता है क्या? हम अभी आगे कंप्लेंट करते हैं, हमें हट जाना चाहिए। देखिए सर, इस सोसाइटी के लोगों ने पहले ही एग्रीमेंट पर साइन किया था कि काम के दौरान अगर उनके घर को कोई नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। चाहो तो इस काम के ठेकेदार के पास उस कागज की कॉपी है। क्या माँ, आपने ऐसे किसी कागज पर साइन किया था क्या? बेटा, वो माला ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं, वो हिलाई थी पेपर, मैंने भी अंगूठा लगा दिया। साक्षी, वैसे बड़ी पढ़ी लिखी बनती हो, उस समय माँ के हाथ से लेकर पेपर पढ़ा क्यों नहीं तुमने? अरे क्या फायदा ससुराल में पढ़ी लिखी बहू का, जब सास ऐसे किसी भी कागज पर अंगूठा लगा दे और बहू देखती रहे। माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती है। नहीं पंकज, बहू की गलती नहीं है, इसने माला से कागज लिया था पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने ही इससे वो कागज छीन के अंगूठा लगाया। मुझे लगा मेरी पढ़ी लिखी बहू मुझे अपनी पढ़ाई का रौब दिखा रही है, इसलिए मैंने इससे वो पढ़ने नहीं दिया। सब मेरी गलती है। क्या माँ, आप देखो सोसाइटी के कितने घर हैं जहाँ एक खरोच भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किया होगा, लेकिन आपके कारण आज हमारा कितना नुकसान हो गया। प्लीज अब माँ जी पर आप गुस्सा मत करिए, उन्हें नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, आगे से वो ध्यान रखेंगी। पंकज को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपनी माँ की गलती को माफ कर देता है। अपने छज्जे को ठीक करवाने में उन लोगों का बहुत पैसा लगता है, जिसके बाद सुधा को भी ये समझ आता है कि उसकी बहू अपनी पढ़ाई का रौब नहीं बल्कि सही इस्तेमाल कर रही थी, अपने ससुराल वालों को सही गलत बताकर। इसीलिए उस दिन के बाद से सब साक्षी की राय लिए बिना कोई काम नहीं करते और साक्षी भी कभी अपनी इस जिम्मेदारी का गलत फायदा नहीं उठाती। सीमा अपने पति राजू के लिए चाय बना रही होती है और चाय बनाकर अपने पति को देती है। चाय पीते पीते उसका पति उससे कहता है, चाय बनाना भूल गई हो क्या? इससे अच्छी चाय तो रेलवे स्टेशन पे मिल जाती है। सारा ध्यान तो महारानी का फोन में लगा रहता है। नास पीटी, दूसरी चाय बना कर ले आ, और हाँ, साथ में पकोड़े भी बना कर लाइयो। जी अभी लाई।
थोड़ी देर बाद वो फिर चाय बनाकर उसको देती है। राजू फिर चाय पीते पीते बोलता है, हाँ अब बनी है ना अच्छी चाय। जब तक 5-6 बातें ना सुना दो तब तक तेरा पेट ही नहीं भरता है ना। उस टाइम भी यही चाय लेकर आई थी और अब भी वही चाय लेकर आई हूँ। मैंने कोई दूसरी चाय नहीं बनाई है, ये वही चाय है पहले वाली। टेस्ट कैसे बदल गया फिर? टेस्ट कोई नहीं बदला, बल्कि बस आपकी आदत है बेफालतू में मुझे 5-6 बातें सुनाने की। और कोई काम तो है नहीं आपको। और हाँ, मैं अपने काम में ना कोई कमी नहीं रखती, ठीक है? ओ तो नासपीटी अब जबान लड़ाएगी मेरे से? जी मैं कौन होती हूँ आपसे जबान लड़ाने वाली? हाँ औकात में रह अपनी, वरना औकात बताना आता है मुझे अच्छे से। अरे क्या दिक्कत है आपको मुझसे? मैं सारे काम करती हूँ जो जो आप बोलते हो, फिर भी क्या प्रॉब्लम है बता दो जरा आज। तुझे तेरी औकात बतानी ही पड़ेगी। राजू अपनी बेल्ट उतारता है और उसी बेल्ट से सीमा को मारने पीटने लगता है। वो बेचारी खुद को बहुत बचाती है, मगर वो उसे खूब मारता ही जाता है। थोड़ी देर बाद राजू वहाँ से चला जाता है। सीमा रोते बिलखते अपने कमरे में आती है और वहीं रोते रोते सो जाती है। ऐसे ही एक दिन अपने हालात से दुखी होकर अपना मन बहलाने के लिए फेसबुक पर अपना अकाउंट खोल लेती है और एक दिन उसके पास मंजीत नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जिसे वो तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है और थोड़े ही दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों मैसेजेस पे दिन रात बातें किया करती और साथ ही वो एक दूसरे से अपने कॉलिंग नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब वक्त बीतता जाता है, धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सीमा उसे अपनी हर छोटी बड़ी बातें बताया करती थी। ऐसे ही एक दिन मंजीत सीमा को फोन करता है। वो अपने पति से छुपकर साइड में जाकर उससे बातें करने लगती है और कहती है, हाँ मंजीत बोलो। ओह कैसा चल रहा है तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच? जो पहले था वही आज भी है। मैं तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखती, हमेशा उनकी पसंद का काम करती हूँ, जैसा वो कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ। लेकिन वो जानबूझकर हर काम में कमी निकालते रहते हैं और मुझे मारने लगते हैं। वो तुम्हें मारता है और तुमने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी नहीं किया आज तक? अरे कोई कंप्लेंट नहीं की मैंने बस हमेशा यही सोचा कि अब वो ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे, शायद कल कुछ बदल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है, कभी कुछ बदलता ही नहीं है। मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में, हमें भगवान ने मिलाया है। बस जब तुमसे बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को जी रही हूँ, वरना तो जैसे सब खत्म ही हो गया है जिंदगी में। कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसी बातें मत सोचो, सब अच्छा होगा। ऐसे ही दोनों आए दिन बातें किया ही करते और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही जाता है। दोनों मिलने के लिए एक पार्क में आते हैं। मंजीत उसको रिंग पहनाता है और उससे कहता है, उसको कल डिवोर्स दोगी तुम और अपने लिए लड़ना और बोलना सीखो। यार वो तुम्हें जानवरों की तरह मारता है क्योंकि तुम्हें उससे मार खाने की आदत है। मंजीत मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ हो गया मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगी? ओ मैडम टेंशन ना लो, उस साहबजादे के तो टोटे टोटे कर दूंगा मैं। वैसे भी मेरी आँख में चढ़ गया है वो। अच्छा जी? हाँ जी, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आई लव यू सो मच मेरी जान। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मंजीत, बहुत ही ज्यादा। और अब तुम्हारे बिना रहना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। दिल चाहता है कि जिंदगी भर के लिए तुम्हारे प्यार में खो जाऊं। तो खो जाओ ना जान, किसने मना किया है तुम्हें? मैं और मेरा प्यार दोनों तुम्हारे लिए हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सीमा राजू से कानूनी तौर पे तलाक ले लेती है और वो घर छोड़कर एक रेंट पर कमरा ले लेती है और वहाँ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद वो मंजीत से कोर्ट मैरिज कर लेती है और अपनी सुहागरात वाले दिन मंजीत उसका घूंघट उठाते हुए बोलता है, बहुत इंतजार किया है मैंने इस पल का। आज तुम्हें इस रूम में देखकर मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी मंजीत, और तुम्हारी वजह से ही तो आज मैं उस नर्क से निकलकर तुम्हारे पास आ पाई हूँ, तुम्हारी हो पाई हूँ। मंजीत उसके करीब जाता है और उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है
और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। वक्त बीतता जाता है और दोनों एक खुशहाल जीवन बिता रहे होते हैं। एक दिन उनके घर पर राजू आता है और कहता है, ओह, तो इसके लिए तुमने मुझसे डिवोर्स लिया? कहाँ से मिला ये आशिक तुम्हें? क्या जानना है? यही ना कि ये कौन है, मुझे कहाँ मिला और ये क्या करता है? तो सुनो, हम दोनों FB पर मिले थे और अब ये मेरा पति है। ओह, तो FB पे चक्कर चला रही थी तू नीच औरत। शादीशुदा होने के बावजूद पराये मर्द पर नजर रखती है। हाँ, क्योंकि तुम तो कभी मर्द बन ही नहीं पाए, इसीलिए तो रोजाना मुझ पर हाथ उठाते थे। अब जबान तो देखो कैसे चल रही है महारानी की। सीमा और राजू आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मंजीत आ जाता है और बोलता है, ओए, क्या दिक्कत है तेरी? पिटकर मानेगा क्या? तू मुझे मारेगा? रुक, मैं तुझे भी बताता हूँ। राजू मंजीत पर हाथ उठाता है और दोनों में खूब मारपीट शुरू हो जाती है। मंजीत राजू को खूब मारता है और राजू किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। सीमा मंजीत की मरहम पट्टी करती है। कुछ दिन बाद दोनों पति पत्नी अपने हनीमून पर जाते हैं, जहाँ मंजीत और सीमा बहुत शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर अपनी फोटोशूट करवाते हैं। दोनों ही अपने हनीमून को खूब एंजॉय करते हैं और रात को दोनों एक रोमांटिक सा कैंडल लाइट डिनर करते हैं। थोड़ी देर कपल डांस करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं और एक होटल में रुक जाते हैं, जहाँ मंजीत बड़े ही रोमांटिक मूड में सीमा को अपने करीब लाता है और उसकी कमर पर किस करते हुए कहता है, हाय, क्या कमर है तुम्हारी। क्यों, तुम्हारी कमर नहीं है क्या? अरे कमर तो तुम लड़कियों की होती है, लड़कों का तो कमरा होता है, कमरा। ओह, ऐसा है? आओ ना थोड़ा और करीब। आ तो गई, थोड़ा और करीब। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं और अगली सुबह दोनों फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं और एक होटल में लंच करने लग जाते हैं। और तभी वहाँ राजू आ जाता है और वो कहता है, वाह, कितना मजा आ रहा है ना इसके साथ रंगरैलियां मनाकर। तुम्हारी दिक्कत क्या है? जब देखो तब मुंह उठाकर चले आते हो। मेरी जिंदगी खराब करके यहाँ मजे लेगी तो क्या मैं तुझे चैन से जीने दूंगा? तेरी जिंदगी भी खराब कर दूंगा मैं। तू पिटा था भूल गया क्या? या फिर आज भी तुझे खुराक चाहिए? तू क्या खुराक देगा? तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं पुलिस को फोन करूँ? कर ले तुझे जो करना है, और मैं जो करने आया हूँ वो मैं करके ही जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानने वाले। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हें जेल में डलवाती हूँ, तब सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। सीमा पुलिस को कॉल करके बुलाती है और राजू एक चाकू निकालता है और मंजीत के पेट पर लगातार चाकू से 4-5 बार वार करता है और मंजीत की मौकाए वारदात पर मौत हो जाती है। सीमा ये देख बहुत घबरा जाती है और पागलों की तरह रोने लगती है। राजू वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर आसपास के लोग उसको पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है और राजू को पकड़कर ले जाती है और सीमा अकेले ही अपना जीवन बिताती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।